अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अफसर सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर अफसर सिद्दीकी पर। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक तमाम एक्सरसाइजेज देख ली हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 को कवर करेंगे। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। हमने पढ़ा कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब तक जो हम डिटेल देखते हुए आ रहे थे वो रियल नंबर्स की थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, लेकिन इसको अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को, इस लेक्चर को सुनना है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से समझ लें कि मैथमेटिशियंस ने एक इमेजिनरी टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको कहा गया √-1, और ये बराबर करी गई या इसको इक्विवेलेंट किया गया आयोटा के। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये बताई गई कि अगर हम आयोटा स्क्वायर करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है -1 के, और अगर हम आयोटा की बात करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है √-1 के। ठीक है, अब आयोटा जो है वो कोई रियल नंबर तो था नहीं, तो ये एक नई एंटिटी थी मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स थे उनके लिए भी। तो यहाँ पे आप लोगों की समझने के लिए जो चीज़ है वो आप लोगों ने याद ये रखना है कि हम जब कभी भी किसी इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे हम बात करते हैं आयोटा की। और आयोटा क्योंकि एक इमेजिनरी टर्म है तो उसको मैथमेटिशियंस ने एक वैल्यू असाइन कर दी है, जिसकी वैल्यू जो है, अगर हम सिर्फ आयोटा की बात करें, आई की बात करें, तो वो इक्विवेलेंट होता है √-1 के, जबकि आयोटा स्क्वायर अगर हम बात करते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है -1 के। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं √-5 अगर कहीं लिखा है तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास √5 आयोटा के। इसी तरह अगर कहीं पे √-49 है तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 आयोटा के। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास जो आयोटा इक्वल्स टू √-1 है, ये हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं z से। यानी कि अगर हमारे पास a + आयोटा b की टर्म में कोई चीज़ दी हुई है तो इसको हम इक्विवेलेंट ले लेंगे z के, और ये पूरा जो नंबर कहलाएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, इसके अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ए बी की फॉर्म में होता है। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है ए वो 3 है, और 4 आयोटा का 4 जो है वो सेकेंड टर्म यानी कि बी कहलाती है। मजीद इसके अंदर अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो जो 3 है वो जो कि हमारा ए था वो चीज़ हमारा रियल पार्ट कहलाती है, जबकि 4 आयोटा जो कि आयोटा के साथ जो नंबर भी अटैच्ड होता है वो चीज़ हमारी इमेजनरी पार्ट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है RE फॉर रियल पार्ट, और ब्रैकेट्स पे Z है, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो Z के इक्विवेलेंट होता है, और ये बराबर होता है A के, और A यहाँ पे बराबर है 3 के। सेम यही काम मैंने इमेजनरी पार्ट का किया, IM फॉर इमेजनरी पार्ट, और Z के इक्विवेलेंट होता है ये, और यहाँ पे ये Z जो है वो B के इक्विवेलेंट है, और B जो है वो 4 के इक्विवेलेंट है। तो आपने जहन में ये चीज़ रखनी है, जो हमारा इमेजनरी पार्ट होता है वो आयोटा के साथ होता है, और जो रियल पार्ट होता है वो सेपरेट होता है, उसके साथ कोई आयोटा अटैच्ड नहीं होता। सही, तो ये हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z। कॉन्जुगेट ऑफ Z क्या होता है? कॉन्जुगेट हम पहले क्लासेस में भी समझ चुके हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। ठीक है, तो जब हम Z के अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, साइन चेंज करते हैं, वहाँ पे हमारे पास उसको हम डिनोट जो करते हैं वो Z बार से करते हैं। अब ये साइन किसकी चेंज हो रही होती है? क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर Z जो है वो इक्विवेलेंट है A + आयोटा B के, तो हम आयोटा की ही साइन को, यानी कि इमेजनरी पार्ट जो हमारा है उसकी साइन को हम हमेशा चेंज करते हैं। तो जब कभी भी इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि A - आयोटा B हो गया, यानी कि प्लस की साइन थी तो माइनस हो गई, अगर माइनस होता है तो उसको प्लस कर दिया जाता है। ऑर्डर पेयर सेम इसका वैसे ही रहा, A और B, और अगर हम इसकी कॉन्जुगेट के ऑर्डर पेयर की बात करें तो A और -B यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे फिर आप लोगों को एग्जाम्पल दी गई है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था हमें वो माइनस में दिया हुआ था, और जैसे मैंने अभी कहा आपसे, प्लस में होता है तो माइनस में कर देते हैं, और माइनस में होता है तो उसको प्लस में कर दिया जाता है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्विक टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, इन कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन। ओके, इसके बाद फिर हम इस पे बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सम रियल पार्ट्स एंड सेम इमेजिनरी पार्ट्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल कहलाते हैं सिर्फ उस सूरत के अंदर जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों चीज़ें जो है, दोनों सूरतें जो है वो मौजूद हों। ठीक है, अब जैसे इसमें इन्होंने कहा ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये तमाम नंबर्स है कुछ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है इमेजिनरी टर्म्स भी हैं और रियल टर्म्स भी हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर अगर बात करते हैं इक्वालिटी की, तो रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी के इक्वलेंट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए जो कि इसका ए प्लस आयोटा बी का रियल पार्ट था, ये बराबर हो जाएगा सी के। इसी तरीके से आयोटा बी और आयोटा डी, आयोटा बी एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो दूसरी साइड पे भी इमेजिनरी पार्ट के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि बी जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा डी के। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज थी जिसके अंदर हमने समझा कि किन कंडीशंस के ऊपर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इसमें कुछ पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। इसके अंदर हमने सिंपली करना यह है कि जो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं इनको हमने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर हमेशा ए और बी की फॉर्म में होते हैं। पहला पार्ट रियल पार्ट होता है और सेकंड पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 दिया हुआ है। 1 और 2 के अंदर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट यानी कि 1 है वो हमारा रियल है और 2 जो है वो हमारा इमेजिनरी है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख देना है 1 + 2 आयोटा। सेकेंड देखते हैं, इसमें सम जो दिया हुआ है वो 2 और 2 दिया हुआ है। इसमें भी हमने इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 आयोटा आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर भी हमने यही काम किया है, 3 + 4 आयोटा। फिर हमारे पास दिया हुआ था -1 और 1, हमने -1 + आयोटा लिखा क्योंकि 1 को मेंशन नहीं किया जाता, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे आयोटा लिखा। फिर हम फिफ्थ पार्ट पे आ गए तो वहाँ पे भी -2 और 2 दिया हुआ था। -2 हमारे पास रियल पार्ट था और 2 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट था, तो 2 आयोटा कर दिया। फिर -3 और 4 दिया हुआ था, यहाँ पे भी सेम वही काम किया। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का जिसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे भी कुछ सम्स दिए हुए हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है रियल पार्ट कौन सा है, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, 1 + 2 आयोटा है। 1 + 2 आयोटा के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ इमेजिनरी है और क्या चीज़ रियल है। ठीक, तो इसको साथ साथ करते चले जाते हैं। ये तमाम सवालात आपके MCQs में आते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्स पे नहीं दिया जाता है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 + 2 आयोटा था जिसके अंदर रियल जो था वो 1 था जिसको हम Z कहते हैं और इमेजिनरी Z जो है उसका सेकेंड पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो था वो 2 था। ठीक है, फिर सेकेंड जो सम दिया हुआ है 9 आयोटा + 4, इसके अंदर हमने रियल कर दिया 4 और इमेजिनरी हमारे पास है 9। इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि आगे पीछे हुआ है तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आयोटा जिसके साथ होगा वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, फिर -5 और 6 दिया हुआ था, हमने इसके अंदर भी -5 को रियल कहा और इमेजिनरी 6 था। फिर -1 और माइनस आयोटा दिया हुआ था, रियल हमारे पास -1 है और इमेजिनरी आयोटा के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 और माइनस का 1 क्योंकि माइनस की साइन साथ में है। फिर इसके बाद रियल पार्ट अगर हम बात करें फिफ्थ सम की तो इसके अंदर -3/4 रियल है जबकि -4/5 इमेजिनरी है। अब यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखी क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास प्लस में आ जाएगी। उसके बाद फिर 2 आयोटा -1 था, रियल हमारे पास हो जाएगा -1 और 2 के साथ प्लस की साइन थी तो इमेजिनरी जो हमारा पार्ट बना वो 2 बना। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ गए हम और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मालूम करना है कॉन्जुगेट्स को। पहले हमने समझा कि किस तरह से किस फॉर्म में लिखा जाता है, फिर हमने समझा इमेजिनरी और रियल पार्ट्स किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं।
अब तीसरी चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से इसका कॉन्जुगेट मालूम किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 + 2 आयोटा जो है ये हमारे पास एक z की फॉर्म में था, ठीक है। z = 3 + 2 आयोटा लिखते हैं इसको, और इसका जब हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने पे बार आ जाता है और आंसर आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। यानी कि इन सब सम्स के अंदर आपने करना ये है कि आयोटा जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज कर देना। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर वो माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के अंदर मैंने यही किया, 4 और 9 दिया हुआ था। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में दिया हुआ था हमें, यानी कि फर्स्ट जो लिखा होता है वो ए होता है और दूसरा जो होता है वो बी होता है। अगर इस तरह से नहीं लिखा हुआ होगा तो आयोटा तो लाजमी मेंशन होगा। इस तरह से लिखा हुआ है तो फर्स्ट ए है और सेकंड बी है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारा। तो इसका हमने कॉन्जुगेट मालूम किया, 9 ऊपर हमारे पास प्लस में था, आंसर में हमारे पास माइनस का 9 आयोटा आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड के अंदर भी हमने यही किया, -1 हमारा रियल पार्ट था, एज इट इज लिख दिया, और +1 जो है हमारा वो उसका इमेजिनरी पार्ट था, तो उसको हमने माइनस का आयोटा लिख दिया कॉन्जुगेट अप्लाई करने पे। फिर नेक्स्ट है प्लस आयोटा कर देंगे इसको, क्योंकि माइनस का आयोटा था। और फिर फिफ्थ पार्ट के अंदर भी हमने यही किया, माइनस का आयोटा था, इसको प्लस कर दिया। इसको अगर ब्रैकेट को ओपन भी कर लें, प्लस माइनस माइनस ही होना था, तो वापस से इसको हमने प्लस का कर दिया कॉन्जुगेट अप्लाई करके। फिर 3 आयोटा +1 था, इसको मैंने अरेंज करके लिखा है 1 - 3 आयोटा, क्योंकि ऊपर 3 आयोटा जो है वो पॉजिटिव की साइन के साथ था, तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के ऊपर ये माइनस का 3 आयोटा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से के ऊपर आ चुके हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप वेरीफाई करें z कॉन्जुगेट फिर होल कॉन्जुगेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है z के, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे दूँ कि जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं और उसको दोबारा से कॉन्जुगेट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सेम वही आ जाता है जो कि एक्चुअल में था। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है MCQs में। ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है वो हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। यहाँ पे हमें सब दिया हुआ है 4/7 + 9/10 आयोटा। सबसे पहले तो हमने इसको इक्विवेलेंट ले लिया z के, ये पूरी टर्म हमने z के इक्विवेलेंट ले ली। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अप्लाई कैसे करते हैं ये हमने पीछे देख लिया। हमने दोनों साइड्स के ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, 4/7 - 9/10 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब मजीद इसके अंदर कहा गया था कि z कॉन्जुगेट और फिर उसका दोबारा से कॉन्जुगेट करना है, तो हम एक दफ़ा और कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास z कॉन्जुगेट का आंसर आया था माइनस का 9/10 आयोटा, तो दोबारा कॉन्जुगेट अप्लाई करने के ऊपर ये माइनस की साइन वापस से चेंज होके क्या हो गई, प्लस की हो गई, ठीक है। और हमने प्रूफ भी यही करना था कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है z के। तो z की अगर वैल्यू देखिए आप 4/7 + 9/10 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास इसको अप्लाई करने के बाद भी यही वैल्यू आ रही है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है -9/11 + 10/9 आयोटा। यहाँ पे भी सेम वही काम किया मैंने, z की इक्विवेलेंट ले लिया सबसे पहले तो, फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, और कॉन्जुगेट अप्लाई करने के ऊपर प्लस की साइन थी, माइनस में चली गई। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास सवाल में कहा गया है कि डबल कॉन्जुगेट है तो दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे, तो हमारे पास इसका माइनस का साइन जो है वापस तब्दील हो जाएगा प्लस की साइन के अंदर। इस तरह से हमने दोनों साइड्स को इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया, क्योंकि z भी हमारे पास +10/9 आयोटा में मौजूद था। ओके, फिर नेक्स्ट इस पे दिया हुआ है 1/2 - 3 आयोटा। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको भी z की इक्विवेलेंट ले लेना है, फिर अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट, तो अप्लाई कॉन्जुगेट करने के ऊपर हमारे पास इसका आंसर प्लस में तब्दील हो गया, और प्लस में तब्दील जब हो जाता है तो दोबारा से हमने डबल कॉन्जुगेट अप्लाई करना होता है। हम दोबारा से इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, वापस से इसकी साइन जो है तब्दील होकर -3 आयोटा हो गया, जो कि हमारे बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है z की वैल्यू के। ओके, इसके बाद फिर इसके हम फोर्थ पार्ट पे आ गए 2 + 3 आयोटा। इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले हम इसको z की इक्विवेलेंट ले लेंगे, फिर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट, और 2 - 3 आयोटा हो गया। फिर दोबारा से इसके ऊपर जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो वापस से ये 2 + 3 आयोटा हो गया, जो कि z के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। फिफ्थ पार्ट है इसका -2 - 3, और ब्रैकेट्स में है -10/9 आयोटा। तो सबसे पहले तो हम इसकी साइंस को जो है अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको z की इक्विवेलेंट ले लिया, और इसके बाद जब हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, ये -3 था +3 हो जाएगा, और दोबारा से जब इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो वापस से वही साइन इसकी आ जाएगी, जो कि बिल्कुल बराबर है z के, ठीक है।
इसको अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें, यानी कि माइनस माइनस प्लस करके देखना चाहें, तब भी इसका आंसर वैसे ही आ जाना है, और इस तरह से अगर आप डायरेक्ट करेंगे तब भी आपका आंसर वही आ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर इसका 6 पार्ट दिया हुआ है 4x + 3 आयोटा y, और इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे, z के इक्विवेलेंट ले लेंगे और फिर जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आयोटा y हो जाएगा, दोबारा से कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये वापस से प्लस की साइन में तब्दील हो जाएगा, और जैसे ही तब्दील होगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा z के। ओके, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, एक्सरसाइज 1.5 की, और इसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x + y आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। x और y की वैल्यूज मालूम करनी है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं दो जगहों पे दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे इस चीज को देखा था कि रियल टर्म या रियल पार्ट के इक्विवेलेंट होता है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी पार्ट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले तो लिख लिया, और हम देख सकते हैं कि x जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, -5 के, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। इसी तरीके से y आयोटा और 5 आयोटा ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसमें से मैंने आयोटा रिमूव कर दिया है क्योंकि हम वैल्यूज के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। तो x और y की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई, x आ गया -5 और y आ गया हमारे पास 5। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको x² + आयोटा y² इज इक्वल टू 16/9 + 9/25 आयोटा। यहाँ पे भी हम साफ देख सकते हैं आयोटा वाली टर्म्स कौन सी हैं जो कि इमेजनरी हैं, और रियल टर्म्स को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक दफ़ा सवाल को दोबारा से उतार लिया है, और इसके अब हम इक्विवेलेंट करेंगे एक दूसरे के, यानी कि x² जो इक्विवेलेंट हो जाएगा 16/9 के, और आयोटा y² जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/25 आयोटा के। x² इक्वल्स टू 16/9 का अगर हम दोनों साइड्स पे रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, और 16/9 के अगर हम रूट्स लेते हैं तो 16 की जगह हम 4 ले सकते हैं और 9 की जगह हम 3 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फिर हम इसके इमेजिनरी पार्ट की तरफ चलते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो था वो था y² इज इक्वल्स टू 9/25, और इसमें भी सेम वही काम करेंगे, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, और स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो y का जो स्क्वायर था वो रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया, y बन गया, और 9/25 को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जब 9 का तो 3 और 25 का 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया x का 4/3 और y का 3/5। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है y² + x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 - 9/5 आयोटा, ठीक है। इसमें भी हम पहले रियल पार्ट्स को बराबर कर लेते हैं, यानी कि y² जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 121 के, और इसका क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, y² की नहीं करनी, तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट से लगाने से फ़ायदा ही होता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y बाहर आ जाएगा, और जब हम 121 का स्क्वायर लेते हैं तो वो बराबर होता है 11 के। सेम इसी तरीके से हम जब इमेजिनरी पार्ट पे जाते हैं तो जो आयोटा वाली वैल्यूज उनको साथ में रख लेते हैं, यानी कि x/3 जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस के 9/5 के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को हमने सेपरेट करना है। x को सेपरेट करने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 और x को मल्टीप्लाई कर लिया, 9 और 3 को कर लिया, और इस तरह से फिर क्योंकि x को सेपरेट करना था 5 को मैंने शिफ्ट कर देना है, 9 3 27 -27/5 जो है वो यहाँ पे आंसर आ गया। मजीद इसके अंदर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इसको आंसर में चेंज कर दिया, -27/5, और y जो है वो ± का 11 हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें पार्ट दिया हुआ है √5/3x - 3/√2 y आयोटा, और 6/√3/√2 + 2/√2/9 आयोटा। वही काम करेंगे जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। हम इसके अंदर से रियल पार्ट्स को इक्विवेलेंट कर लेंगे, यानी कि √5/3x बराबर हो जाएगा 6/√3/2 के, ठीक है। हमने x को सेपरेट करना है तो सबसे पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए √2 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3 × 6/√3 कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों की हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, और 2/5 हमने सेम इसके अंदर रूट के अंदर ले आए, और 3 6 से 18 होता है, ठीक है। मजीद इसके अंदर 18/√3 हो गया और √10 हो गया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को इक्विवेलेंट कर लिया और सेम वही काम किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, 9 3 27 -27 बाय, और वहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरी साइड पे दो
√2 थे और 2 था। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको रूट से बाहर ले आएँ अगर, या साथ पे रख के फिर हम बाहर ले आएँ, तो दोनों की एक ही बात होती है। यानी कि आप 4 कर लें या √2 का आप स्क्वायर कर लें, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, दोनों एक ही तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रूट के अंदर दोनों को रखा, 2 2 4 हो गया और 4 जो है उसका √2 का √2 आ गया बाहर, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 4 और 27 जो कि वहाँ पे मौजूद था एक y के साथ, उसको हमने सेपरेट करना था, हम इसको ले आए 4 के नीचे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4/27। अच्छा, यहाँ तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इसके अंदर हमने कॉन्जुगेट को समझा कि कॉन्जुगेट क्या होते हैं। इसके अंदर हमने समझा कि किस फॉर्म के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखा जाता है। फिर हमने देखा कि इसकी क्या इक्वालिटी क्या होती है, किस तरह से इनको इक्वल किया जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर से ये जो हम इक्विवेलेंट कर रहे थे, जो हम प्रूव कर रहे थे, इस तरह के सवालात आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये वाला सवाल जो था आपका ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो आपके MCQs के हवाले से हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों के इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग MCQs को तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।